हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट में जो आंसर की आई है उस आंसर की में से मैं आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन का एनालिसिस करवा रहा हूँ। 25 तारीख की 3 शिफ्ट हुई थी। पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट के बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस मैं आपको करवा चुका। पहली शिफ्ट की अलग वीडियो है, दूसरी शिफ्ट की अलग वीडियो है, तीसरी शिफ्ट की अलग वीडियो है। 26 तारीख की पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसमें जो बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको करवा चुका। इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं 26 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में उनका मैं आपको एनालिसिस करवाने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। इनकी पीडीएफ ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका, जा करके देख लेना। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, यह रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि इनमें से कौन सा अंगक केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी है सूत्रकणिका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपकी रेलवे की जो एग्जाम ने इसका राइट आंसर माना है वो क्या माना है भैया, वो माना है सूत्रकणिका। लेकिन मैं आपको बता दूं माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में ही नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन पूछा गया है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है, इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, समझो मेरी बात को। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। एक तरफ पादप कोशिका लिख लिया, दूसरी तरफ जंतु कोशिका लिख लिया। पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है कोशिका भित्ति और इसे सेल वॉल कहा जाता है। तो पादप कोशिकाओं में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल जंतु कोशिकाओं की बात करें तो इसमें जो सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, वो नहीं पाई जाती। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात, वैक्यूल्स रिक्तिका, पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर आप जंतु कोशिका में देखते हो वैक्यूल्स रिक्तिकाओं के बारे में तो इसमें या तो होगी नहीं, या तो अनुपस्थित होगी, या फिर अल्प मात्रा में होगी। ये दूसरा अंतर है भैया। आइए, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, पादप कोशिकाओं में हरित लवक प्रेजेंट होता है। लेकिन हम जंतु कोशिकाओं की बात करें तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो नहीं पाया जाता। आगे और अंतर की बात करें तो ये ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है स्वपोषी, यानी कि जो पादप कोशिका होती है वो स्वपोषी होती है, लेकिन जो जंतु कोशिका होती है वो हेटेरोट्रोपिक होती है। इसका मतलब क्या है, परपोषी। एक ये अंतर भी बता सकते हो आप। उसके अलावा इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो किनारों पर होता है, केंद्रक। अब किनारों पर क्यों होता है, क्योंकि मध्य में वैक्यूल्स रिक्तिका होती है पादप कोशिका में। लेकिन जंतु कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल मध्य में होता है।
तो मेरे भाई, मेरा कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर इस कॉन्सेप्ट से आरआरबी, एएलपी, सीबीटी फर्स्ट में क्वेश्चन आया है तो आगे आने वाली जो एग्जाम है आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेक्नीशियन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आरआरबी जेई में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार उठाया है। और रेलवे की आदत रही है भैया रिपीटेड क्वेश्चन की, भाई रेलवे की आदत रही है रिपीटेड क्वेश्चन की, तो आपको ध्यान रखना है। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है तो पूछे जाने की संभावना है आगे। अगर आप देखते हो तो 25 तारीख को पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में और तीसरी शिफ्ट में पुष्पों से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लगातार 3 शिफ्ट तक पुष्पों से क्वेश्चन आए हैं भैया। तो रेलवे की आदत रही है रिपीट करने की, इसलिए जो जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हैं अब की बार आरआरबी, एएलपी, सीबीटी फर्स्ट में, तो मेरे भाई उन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना। 100 में से 100% मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आगे आने वाली जो एग्जाम है, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या टेक्नीशियन हो या जेई हो, इन सभी एग्जामों में आपको फायदा मिलेगा 100 में से 100%। तो लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, ज्यादा नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि भैया आप सारा चैप्टर पढ़ो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पढ़ सकते हो ना भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने का मतलब क्या हुआ? आप क्या सोचते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने निकाल लिए, ठीक है, हमें आते हैं नहीं आते हैं तो हमने पढ़ लिया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने से आपको यह फायदा मिलता है कि किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक तो आपको उस चीज का नॉलेज हो जाता है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हो, तो अगर भविष्य में उस कॉन्सेप्ट से दोबारा कोई क्वेश्चन बना तो हम उसे अच्छे से कर सकते हैं। यही तो मतलब होता है। इसके बाद पहली बार, इससे पहले जो एग्जाम हुई थी रेलवे की, उनमें अलग कॉन्सेप्ट थे, इनमें अलग कॉन्सेप्ट थे, कुछ कॉन्सेप्ट कॉमन भी थे, लेकिन इस बार किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो तो हमें समझ में आता है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि भैया हमारा रिवीजन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़ लो ताकि आगे आने वाले एग्जाम में हमें फायदा मिल सके। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तभी तो आप ये हमारी क्लासें देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी चैप्टर में आपको डाउट है तो 2016 से लेकर के 2023 तक जो क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी, जेईई में, आरपीएफ में पूछे गए हैं, वो सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 2016 से लेकर के 2023 तक पूछे गए वो मैंने करवा रखे हैं। जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच मिल जाएगा आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो चैनल पर अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा, तो जाकर के देख लेना। टेलीग्राम चैनल पर हर रोज आपका टेस्ट होता है। आज से तो मैंने भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन डालने स्टार्ट कर दिए। उससे पहले सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चन, बायोलॉजी का टेस्ट होता था, लेकिन आज से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तीनों के कॉमन क्वेश्चन आते हैं। तो भैया आप भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हर रोज सुबह 8 बजे के आसपास टेस्ट देखने को मिलेगा। वहां जाओ, 650 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पहचानो 15 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। अभी तो मैं 15 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहा हूं, बाद में 20 क्वेश्चन कर दूंगा भैया। अगर और जरूरत पड़ी तो और आगे बढ़ा देंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोज अगर आप 20 क्वेश्चन का टेस्ट देते हो तो आपको कुछ ना कुछ फायदा तो मिलेगा। कोई भी डाउट है तो वहां पर बच्चे डिस्कस करते हैं, आपको भी फायदा मिलेगा। तो देखो, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कौन सा अंग पाया जाता है केवल पादप कोशिकाओं में? हरित लवण। भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वो पादप कोशिका में भी होता है, जंतु कोशिका में भी होता है। केंद्रक जो होता है वो पादप कोशिका में भी होता है, जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। लाइसोसोम जो होता है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में भी पाया जाता है। राइबोसोम सार्वत्रिक कोशिकांग होता है, वो सभी प्रकार के कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात नहीं कर रहा है। यहाँ से जो क्वेश्चन उठाया है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर से उठाया है। ठीक है, तो बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अलैंगिक प्रजनन के संबंध में या संदर्भ में गलत युग्म का चयन करना है आपको। भाई कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है, आपको उसके बारे में बताना है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए लेशमानिया द्विखंडन, ऑप्शन नंबर बी है प्लाज्मोडियम बहुखंडन, ऑप्शन नंबर सी है खमीर मुकुलन, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रा बहुखंडन। बताइए क्या होगा राइट आंसर? अरे प्रजनन के बारे में तो पता है ना, अपने जैसे जीव को उत्पन्न करना, अपने जैसे जीव का निर्माण करना ही प्रजनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे कि हम जो है हमारे जैसे जीव का निर्माण करते हैं, गाय भैंस घोड़ा बकरी ये सब अपने जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है,
अभी जनन दो तरीके से हो सकता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर व मादा दोनों भाग लेते हैं। इसमें नर जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। जिसे नर जनन कोशिका शुक्राणु होती है, मादा जनन कोशिका अंडाणु होती है। तो ये आपस में जुड़ेगी तब जाकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, जिसके तहत युग्मज में जाइगोट का निर्माण होता है। ये तो हो गया लैंगिक जनक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है अलैंगिक प्रजनन। इसमें नर व मादा में से कोई एक जनक भाग लेता है और उसी के द्वारा नए जीव का निर्माण कर लेता है, वो होता है अलैंगिक जनन। अब ये अलैंगिक जो जनन होता है ना, ये अलग अलग प्रकार का होता है। यहाँ पर कुछ जोड़े दिए गए हैं, इसमें से आपको गलत युग्म यानी कि गलत जोड़े के बारे में बताना है। देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेशमानिया और प्लाज्मोडियम ये दोनों प्रोटोजोआ है भैया। ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रोटोजोआ है। लेशमानिया में जो अलैंगिक जनन होता है वो द्विखंडन विधि द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। देखो द्विखंडन में क्या होता है, एक जीव से दो नए जीवों का निर्माण होता है। बहुखंडन में क्या होता है, एक जीव से बहुत सारे जीवों का निर्माण होता है। वो तो होता है द्विखंडन, जो एक जीव से दो नए जीवों का निर्माण होता है वो हो गया द्विखंडन। और बहु यानी कि बहुत सारे, एक जीव से बहुत सारे जीवों का निर्माण हो रहा है तो होता है बहुखंडन। तो याद रखना है, लेशमानिया में द्विखंडन होता है, द्विखंडन प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, और प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। ठीक है। खमीर जो होता है, खमीर में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसमें क्या होता है, शरीर के एक बाहरी सतह से एक उभार दिखाई देता है और उसी उभार से नए जीव का निर्माण हो जाता है। उसे कलिका या फिर मुकुलन प्रजनन कहा जाता है। ये एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। तो खमीर क्या है? खमीर एक प्रकार का कवक है और फंगस है, यानी कि कवक है, और इसमें भैया मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। हाइड्रा के बारे में बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका, इसमें से गलत युग्म का चयन करना है ना, तो अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हाइड्रा जो होता है, इस हाइड्रा में जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो एक तो मुकुलन द्वारा होता है और एक होता है द्विखंडन द्वारा। ये आपको पता होना जरूरी है। और हाइड्रा जो है, ये मैं आपको बता देता हूं भैया, निडेरिया संघ का प्राणी है। निडेरिया संघ का प्राणी है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है भैया? ओके। तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चले? ओके। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य शब्द किसने गढ़ा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पुरकिंजे, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी है रुडोल्फ विर्चो। मैंने आपको कोशिका वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था भैया, अलग से इसकी क्लास भी ले रखी है जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा था कि भैया प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है वो किसने दिया। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया ये प्रोटोप्लाज्म है क्या। देखो प्रोटोप्लाज्म, आप कोशिका के बारे में तो जानते हो, ये कोशिका है और कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो कोशिका के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। अरे भाई इस चीज का तो आपको पता है ना, ये केंद्रक झिल्ली कहा जाता है, सॉरी कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका के चारों ओर की जो झिल्ली होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है। और केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब आप सभी को पता है केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में ये पूरी जगह, इसमें एक गाढ़ा सा जेली के समान एक द्रव भरा रहता है जिसे क्या कहते हैं हम? जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारे क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, है कि नहीं है? बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। और केंद्रक झिल्ली के अंदर यहां पर केंद्रक द्रव्य होता है भैया, केंद्रक द्रव्य होता है जिसमें क्रोमेटिन वगैरह देखने को मिलते हैं, है कि नहीं है? केंद्रक द्रव्य को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म।
तो प्रोटोप्लाज्म है क्या? तो भैया कोशिका के अंदर की तरफ जो आपको तरल पदार्थ दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो उस वैज्ञानिक का नाम तो भैया पुरकिंजे है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म है क्या? तो भैया ये जो साइटोप्लाज्म है ये कोशिका द्रव्य है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में उपस्थित है, जिसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। वो तो होता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, और केंद्रक झिल्ली के अंदर की तरफ यहां पर होता है भैया क्या? केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये करते हैं भैया प्रोटोप्लाज्म का। एक मिनट रुकना। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा था कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो गाढ़ा सा जेली के समान जो आपको द्रव दिखाई देता है, इसके अंदर वो होता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव, और केंद्रक झिल्ली के अंदर की तरफ जो द्रव होता है वो होता है केंद्रक द्रव। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोशिका के जो तरल पदार्थ होता है उसके लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो भैया पुरकिंजे ने गढ़ा था, याद रखना। उसके अलावा एक चीज और आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। एक वैज्ञानिक था भैया हक्सले। कौन था? हक्सले। इस हक्सले ने क्या कहा था भैया इस प्रोटोप्लाज्म के बारे में कि ये सजीवों के शरीर का भौतिक आधार है। ये सजीवों के शरीर का भौतिक आधार है। तो कभी कभी ये लाइन आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है कि सजीवों का शरीर का क्या है? भौतिक आधार है भैया। ये किसने कहा था? ये कहा था भैया हक्सले ने। किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। तो अब देखो ध्यान से समझना, एक छोटी सी चीज और बताने वाला हूं, और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने वो समझ लिया तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी भैया। देखो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या इसको कि प्रोटोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म प्लस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है? बताओ क्या ये चीज मैं लिख सकता हूं क्या? प्रोटोप्लाज्म बराबर में साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको कि भाई प्रोटोप्लाज्म है, अगर इस प्रोटोप्लाज्म में से मैं साइटोप्लाज्म को हटा देता हूं तो बचता क्या है? तो बचता क्या है? तो आप कहोगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म बचता है भैया। क्या बचता है? न्यूक्लियोप्लाज्म बचता है। बात भी सही है। ये कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों शामिल है। अगर इस प्रोटोप्लाज्म में से अगर मैं साइटोप्लाज्म यानी कि इसको हटा देता हूं तो क्या बचेगा? केंद्रक झिल्ली के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो केंद्रक द्रव है, वही तो बचेगा। तो यही तो चीज मैंने लिखी है कि प्रोटोप्लाज्म में से अगर कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में माइनस कर देता हूं तो न्यूक्लियोप्लाज्म बचता है। अगर इसी चीज को मैं यहां ऐसे और लिख दूं तो कि भाई जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इस प्रोटोप्लाज्म में से मैं अगर न्यूक्लियोप्लाज्म माइनस कर देता हूं तो क्या बचेगा? तो भैया साइटोप्लाज्म बचेगा। और क्या बचेगा? अरे भाई सिंपल सी बात है। कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगर केंद्रक झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव को मैं रिमूव कर देता हूं या हटा देता हूं तो बचा क्या? यही तो बचा, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। तो यही चीज मैंने यहां पे लिखी और कुछ भी नहीं लिखा। कोशिका वाला चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, जाकर के पढ़ लेना। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है एएलपी सीबीटी फर्स्ट में जो भैया हमारे सिलेबस से बाहर गया हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं भैया। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया यहां तक। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि किस तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं? शायद क्वेश्चन ये है, मैंने गलत लिख दिया। हाँ, मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि किस तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है एंडोक्राइन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ऑप्शन नंबर डी है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। बताओ। देखो नर्वस सिस्टम जो होता है ना, नर्वस सिस्टम, अरे भाई नर्वस सिस्टम के बारे में तो जानते हो ना, तंत्रिका तंत्र हमारी बॉडी को कंट्रोल में कोऑर्डिनेट बनाए रखने का काम करता है।
ये तंत्रिका तंत्र तीन प्रकार का होता है। पहला होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। पहला है सीएनएस, दूसरा है पीएनएस और तीसरा है एएनएस। गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं कि अब की बार एएलपी सीबीटी फर्स्ट में, आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट में नर्वस सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ये मैं पहली बार आपको नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन नहीं करूँ, और अगर आपने पिछले शिफ्टों के क्वेश्चन देखे हैं तो आपने देखा होगा कि भैया नर्वस सिस्टम से इससे पहले हम और भी क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो स्पाइनल कोड और क्रेनियल, स्पाइनल कोड नहीं, एक क्वेश्चन तो न्यूरॉन की संरचना से पूछा गया था कि भैया न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचनाओं को ग्रहण करता है, और एक क्वेश्चन आपसे क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व से पूछा गया था कि क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व मिल करके कौन सा नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है, यानी कौन से तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, वो क्वेश्चन पूछा गया था। और तीसरा क्वेश्चन ये है भैया, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, किसी कोई प्रॉब्लम? तो देखो मैं आपको बता रहा था कि नर्वस सिस्टम जो होता है ना वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है पीएनएस, एक होता है सीएनएस, एक होता है एएनएस। आपसे इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एएनएस यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हिंदी में क्या कहा जाता है? तो पीएनएस को कहा जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और एएनएस को कहा जाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो याद रख लेना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में पढ़ते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में पढ़ते हैं। मस्तिष्क के अलग अलग भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी अलग अलग भाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। मिड ब्रेन का कोई भाग नहीं होता। हिंड ब्रेन के तीन भाग होते हैं, पोन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लांगाटा, सेरेबेलम। इन सभी के बारे में हम ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, तब पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है ये, तो उसमें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पढ़ते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, हमारे बीच सेंटर में आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि परिधि पर जो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है वो आता है भैया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो देखो आपके ब्रेन से कुछ नर्व, कुछ तंत्रिकाएं हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचती है, हमारे शरीर के अंगों से जुड़ी हुई रहती है। उन्हें कहा जाता है क्या? क्रेनियल नर्व। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है क्रेनियल नर्व, यानी कि कपालीय तंत्रिकाएं। और ये कपालीय तंत्रिकाएं क्या करती है भैया? तो ये कपालीय तंत्रिकाएं आपके शरीर के अंगों से सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन से लाने का काम करती है आपके शरीर के अंगों तक। इनकी संख्या होती है 12 जोड़ी। ठीक है तो ये क्रेनियल नर्व यानी कि कपालीय तंत्रिकाओं के बारे में किसमें पढ़ते हैं? हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं भैया क्रेनियल नर्व के बारे में। ठीक है, उसके अलावा ये तो ब्रेन से निकलती है भैया। भाई क्रेनियल नर्व किससे निकलती है? ये ब्रेन से निकलती है, और स्पाइनल कॉर्ड से भी निकलती है। कौन सी? स्पाइनल नर्व यानी कि मेरु तंत्रिकाएं। ये मेरु तंत्रिकाएं क्या करती है? हमारे शरीर के अंगों तक मेरुरज्जु से निकली हुई रहती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई रहती है। तो यह हमारे इस शरीर के अंगों और जो मेरुरज्जु है इन दोनों के बीच में लगी हुई रहती है, यानी कि हमारे शरीर के अंगों से सूचनाओं को लाने वाले ले जाने का कार्य स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु तक कौन करता है? स्पाइनल नर्व करती है, यानी कि मेरु तंत्रिकाएं करती है। और ये होती है 31 जोड़ी। दोनों की संख्या कितनी हो गई? 2 और 1 3 और 3 और 1 4, यानी कि 43 जोड़ी टोटल तंत्रिकाएं होती है भैया। किसमें? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो याद रखना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम क्रेनियल नर्व यानी कि कपालीय तंत्रिकाएं और स्पाइनल नर्व यानी कि मेरु तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो आपसे एक बार शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले वाले शिफ्ट में मुझे शिफ्ट का नाम याद नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व मिलकर किस नर्वस सिस्टम का यानी कि किस नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है भैया।
और आज क्वेश्चन पूछा गया है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर किस तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि किस नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में हम अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंटरी रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारी इच्छा के बगैर होती है। मेडुला ऑब्लांगाटा को सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा भी माना जाता है और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का हिस्सा भी माना जाता है, क्योंकि मेडुला ऑब्लांगाटा यानी कि एमओ जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। ये दो प्रकार का होता है, प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि प्राणुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और अनुकंपित स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। वो सब बात की बात है, वो मैंने आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो जाकर के पढ़ लेना। मेरा काम था यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानकारी देना, मैंने आपको डिटेल में जानकारी दे दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जिसमें हम ब्रेन यानी कि मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु के बारे में पढ़ते हैं। इस शिफ्ट में बायोलॉजी से 5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका। अब देख लीजिए भैया लास्ट और अंतिम 5वां क्वेश्चन। चले आगे। ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, आज का अंतिम क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं, रेलवे से लेकर के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर की थ्योरी करवा रखी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है किसी चैप्टर में तो बेझिझक होकर के पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भैया, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग वायरस के कारण होता है। यहां पर 2 चीजें ली हुई, यहां पर 2 चीजें लिखी हुई है, एक तो वायरस लिखा हुआ है और यौन संचारित रोग लिखा हुआ है। सबसे पहले यौन संचारित रोग के बारे में समझते हैं कि यह है क्या। यह है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचारित रोग। सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर कोई रोग होता है तो वो होता है भैया एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब तो समझते हो ना, संभोग। तो एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत अगर बीमारी फैलती है तो वो होता है एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो वायरस के कारण भी होती है और बैक्टीरिया के कारण भी होती है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग यानी कि एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज वायरस के कारण होता है। तो ये आपको ऑप्शन में जितनी भी बीमारियां दी गई है सभी बीमारियां एसटीडी है। तो आपको यह भी पता होना जरूरी है कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सी और वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है। गाइज ह्यूमन डिसीज मानव रोग के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, अलग से एक एक बीमारियों के बारे में बता रखा है। तो मानव रोग वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट जाइए भैया, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वायरस से होने वाली बीमारी अलग पढ़ा रखी है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी अलग पढ़ा रखी है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी अलग पढ़ा रखी है भैया मैंने, कवक से होने वाली बीमारी अलग पढ़ा रखी है, अनुवांशिक रोग अलग से पढ़ा रखे हैं, विटामिनों के बारे में अलग से पढ़ा रखा है। जितनी भी बीमारियां होती है भैया सारी बीमारियां पढ़ा रखी है। आप जाओ यार एक बार विजिट करो, मजा आ जाएगा। देखो भैया आपके लिए कुछ नाम नए हैं, जैसे कि सुजाक, इसे गोनोरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोनोरिया। ये होता है सिफिलिस। दोनों ही बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, सुजाक और सिफिलिस, यानी कि गोनोरिया और बैक्टीरिया। मैं आपको फिर बता देता हूं कि सुजाक यानी कि गोनोरिया और ये सिफिलिस, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखते हो, पिछली बार जो आरआरबी ग्रुप डी में और एनटीपीसी में पूछे गए थे, वहां पर भैया इन दोनों बीमारियों से और भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसका मतलब यह है कि आगे आने वाली एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा इन बीमारियों के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जितनी भी है उनके बारे में पढ़ लेना भैया, आपको फायदा मिलेगा। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करें तो सिफिलिस भैया एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। हाँ, एड्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ में सिफिलिस है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में, तो भैया ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा।
फिर ऑप्शन नंबर सी के पर आते हैं भैया, सॉरी ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में भी भैया सुजाक दिया गया है। सुजाक के बारे में हमें पता है, इसे गोनोरिया कहा जाता है इंग्लिश में, और ये भी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। लेकिन रेलवे ने इसका आंसर शायद ऑप्शन नंबर सी माना था मेरे हिसाब से, तो ये क्वेश्चन गलत था भैया। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। मत्स्य और एड्स ये दोनों ही वायरस से होने वाली बीमारी है और दोनों ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। ये तो होता है एचआईवी वायरस के कारण। एचआईवी वायरस की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये तो इस वायरस के कारण होता है भैया एड्स, तो एचआईवी वायरस के कारण। और जो मत्स्य होती है भैया, मत्स्य ये होती है भैया ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण। और ये दोनों ही भैया क्या है? एसटीडी है, यौन संचारित रोग है। तो आशा करता हूं आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर बायोलॉजी में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने चैप्टर करवा रखा है, भैया जाकर के देख लेना, मजा आ जाएगा। फिर भी अगर कोई चैप्टर रह रहा है तो आगे आने वाले बहुत कम समय में मैं आपके पास बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं, वैसे तो कोई बचा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बचा हुआ है नहीं पढ़ाया है तो उसको मैं बहुत जल्दी पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है भैया, ओके। अब एग्जाम आ चुकी है भैया, रेलवे की एग्जाम अभी चालू है और करो तैयारी। एनटीपीसी के पेपर लगे, सॉरी एनटीपीसी के टेक्नीशियन के पेपर लगेंगे, अभी जेई के पेपर लगेंगे, फिर ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाएगी, फिर एनटीपीसी की आ जाएगी। तो यार क्यों बैठे हो भाई, नहीं ठल्ले, पढ़ लो यार, क्या फर्क पड़ता है। अरे यार सर्दियों के दिन है, बाइक पे जाओगे तो बाहर सर्दी लगती है, बाहर कैसे भी जाओ। सबसे अच्छा खाना ना खाओ, आराम से रजाई में बैठो और आराम से किताब कॉपी लेके आराम से 7-8 घंटे तक पढ़ो। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सुबह उठे, खाना खाया। और देखो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लड़के होते हैं ना तो वो कॉलेज जाते हैं, है कि नहीं है? घर भी बहुत कम जाते हैं, मुझे पता है। अगर उम्र हो जाती है ना तो उसके बाद में फिर थोड़ा सा अजीब सा लगता है घर जाने में, यार बेरोजगार घूम रहे हैं। तो उनका सिर्फ कुछ नहीं, ओनली फॉर रूम। और लगभग 70-80% जो है वो रूम लेकर ही रहते हैं भैया, रेंट से, चाहे वो किसी भी शहर की बात हो। तो वो रूम से रह रहे हो, फिर भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, घर जाने में भी शर्म आती है, उम्र भी हो गई है, मम्मी पापा भी बूढ़े होते जा रहे हैं, एक दर्द तो होता है यार। अगर उस दर्द को खुशी में बदलना चाहते हो तो भैया पढ़ लो, अभी मौका है, बार बार नहीं आता। मान लिया करो यार, आपका छोटा भाई हूं तो बड़ा भाई हूं, जो कुछ भी है। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो, रिजल्ट जरूर मिलेगा एक न एक दिन, ये कन्फर्म है। ओके भाई, जय हिंद, जय भारत, राम राम। इससे नेक्स्ट क्लास होगी वो 26 तारीख के तीसरी शिफ्ट के पेपर में बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आए थे उनकी होगी भैया। चले आगे, ओके, बाय बाय।